नमस्ते बच्चों, कैसे सभी। आशा है सभी ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, ये लॉ हमें क्या बताते हैं बेटा? इस लॉ के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर के अक्रॉस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग द कंडक्टर। और जब हम बेटा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, दैट इज आर। And we can write the Ohm's law like V is equal to IR or RI. What is this? Where R is equal to resistance. R is known as resistance. It is constant. It is constant. You can see, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे बेटा तो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही बढ़ेगा जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे। लेकिन दिस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन दिस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। आपका जो कंडक्टर का जो टेम्परेचर है जिसमें से कि करंट जा रहा है या जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके अक्रॉस जो है वो टेम्परेचर जो है वो सेम रहना चाहिए, तभी ये ओहम्स लॉ ट्रू होगा। अदरवाइज ये ओहम्स लॉ क्या हो जाएगा बेटा? फेल हो जाएगा। ठीक है, और क्लास 12th में हम इस ओहम्स लॉ का फेल्यूर भी देखते हैं। ठीक है, जिसमें कि जब रजिस्टर आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाता है कंडक्टर का, तो जो ओहम्स लॉ है दैट इज जो हमें सजेस्ट कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि पोटेंशियल के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही बढ़ता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी फिर वैलिड नहीं होती। तो अगर ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो जैसे जैसे हम, अगर मैं अलोंग y एक्सिस पोटेंशियल ले लूं, अलोंग x एक्सिस में करंट ले लूं, तो जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लीनियरली चेंज करेगा ऐसे। तो ये ग्राफ हमें मिलेगा ओहम्स लॉ का। ठीक है, ये ओहम्स लॉ हमें बताता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये जो R क्या है बेटा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आप ये नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम हेडिंग लगाएंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल it is the property of a material or conductor which oppose the flow of electric charge through it. The flow of electric charge through it. तो क्या बोल रहा है बेटा? ये हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। मतलब रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ये हम आगे बात करते हैं। लेकिन आप देखें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और कंडक्टर। जो भी आपने मटेरियल इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा रखा होगा उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट, which oppose the flow of electric charge flowing through it. जो ये क्या करेगा? ये अपोज करेगा जो चार्जेस को जो कि उस कंडक्टर के बीच में फ्लो कर रहे हैं। आपको पता है, जब हम किसी कंडक्टर को, ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कि बैटरी लगा दी तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और क्योंकि ये कंडक्टर बना होता है आपके पास एटम से मिलकर के, तो एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कौन करता है सर्किट में? इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो बीच में एटम भी तो होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो एटम से, इनके एटम से ही तो निकले होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम्स कहीं बाहर थोड़ी चलेगी,
एटम्स तो बीच में ही है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जाएगा, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, यहां पे मैं बता रहा हूं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, कारण क्या है, रेजिस्टेंस होता क्यों है, और ये इंपॉर्टेंट भी है होना। ठीक है, आगे बताऊंगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो बेटा आप देखेंगे हमें हीटिंग एलिमेंट हमें नहीं मिल पाएंगे। हम जैसे हीटर्स वगैरह हम यूज करते हैं, टंगस्टन, उसमें भी रेजिस्टेंस होता है जब वो ग्लो करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होना भी जरूरी है। अब देखें आप आगे, तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट बेटा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो बीच में एटम भी तो होंगे। एटम्स कहां चलेंगे, एटम्स कहां चलेंगे, या आयंस कहां चलेंगे, ये भी तो बीच में है। तो इलेक्ट्रॉन जब आ रहा होगा यहां से इस एंड से इस एंड तक, तो बेटा क्या हो रहा होगा, इनके ऊपर फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो क्या हो रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ टकरा रहे होंगे। किसके साथ, जो एटम्स बीच में रह गए हैं। ठीक है, एटम्स के साथ क्या हो रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा। किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। और यही जो कोलिजन है रेजिस्टेंस का कारण बनता है। अब हर मटेरियल का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एल्यूमिनियम का अलग रेजिस्टेंस होगा, कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। तो हर जो कंडक्टर्स है उनका रेजिस्टेंस। और इंसुलेटर्स में आप देखो कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने ही नहीं देता, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पास होने ही नहीं देता, तब उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं हम। और कंडक्टर्स इजीली फ्लो करवा देता है, तभी तो हम इलेक्ट्रिक करंट में उसका यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर जाए उससे। ठीक है, तो इंसुलेटर्स का यूज हम करते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो वो बिल्कुल नहीं होने देता, उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। दिस इज कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, अब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड द सिंबल इज ओमेगा। ओमेगा, ये ओमेगा है और इसका यूनिट क्या बोलेंगे हम, ओम। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। अब बेटा हम आगे पढ़ लेते हैं कि जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो हम बात करते हैं। इसको नोट कर लेंगे। ग्राफ्स बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ हम पढ़ेंगे VI ग्राफ। ठीक है, जिसमें कि क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज है वो दिया होगा अलोंग वाई एक्सिस और करंट जो दिया होगा अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी सेम बढ़ेगा, तो ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा। क्लियर। ठीक है, अब मैं बोलूं आपको कि इस ग्राफ का मतलब इस ग्राफ से रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, रेजिस्टेंस निकालो। बेटा हमेशा याद रखें BI ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है, रेजिस्टेंस। VI, जब भी वोल्टेज करंट ग्राफ आपको दिखेगा वहां से क्या मिलेगा, हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो बेटा, अब ग्राफ का स्लोप जब हम निकालें, स्लोप क्या होता है बेटा, देखो ये इस एक्सिस से कितना एंगल ऊपर उठा है, इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, अब क्योंकि आप क्लास 10th में है तो आपको मालूम होना चाहिए स्लोप tan थीटा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। इट मीन स्लोप मीन्स कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो साइन बनाया मैंने ट्राइंगल जैसा, इसको बोलते हैं चेंज इन। पढ़ते कैसे हैं इसको, डेल्टा। और बोलते क्या है, चेंज इन। किसमें चेंज, y में चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हुआ, उसको बोलते हैं हम स्लोप। अब आप देखें कि यहां y एक्सिस के अलोंग क्या है, वोल्टेज, और x एक्सिस के अलोंग क्या है, I। ठीक है, तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा V ओवर I। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट मैंने बोला, तो बेटा यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर, इसी को हम लिखते हैं बेटा हमारे पास ओम, इसी को हम
ओम लिखते हैं। क्लियर होगी बात? तो V ओवर I, तो आपको पता है V ओवर I क्या देगा हमें? रेजिस्टेंस। तो जब भी आपके पास जो वोल्टेज है अलोंग y एक्सिस हो और करंट x एक्सिस हो, तो आपके पास जो स्लोप होगी वो इक्वल टू रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है? स्लोप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो सीधा आपको ग्राफ मिल जाए और उस ग्राफ में आपने हमेशा ध्यान रखना है कि V कहां दिया है, ये अलोंग x एक्सिस है या y एक्सिस। अगर y एक्सिस है और अलोंग x एक्सिस आपके पास I है, तो बेटा आपको स्लोप इज इक्वल टू सीधा होता है रेजिस्टेंस। अब मैं आपके क्वेश्चन पूछूं, इसी में एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी A है, एक बॉडी V है। मैं आपको पूछूं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। मैं आपको पूछूं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, बॉडी A का रेजिस्टेंस ज्यादा है, बॉडी B का। तो आप देखें कि इस एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है थीटा और ये एंगल बना रहा है थीटा डैश। तो ये थीटा बड़ा है ना, थीटा बड़ा मतलब tan थीटा बड़ा, tan थीटा बड़ा मतलब स्लोप ज्यादा, और स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर स्लोप ज्यादा होगी, जिसकी स्लोप बड़ी होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो V और A में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा? B का। मटेरियल V हैव मोर रेजिस्टेंस देन A। क्लियर? ठीक है। अब इसी ग्राफ को हम उल्टा थोड़ा करें, मतलब अब हम फिर से VI ग्राफ बनाएंगे, लेकिन अब BI ग्राफ कैसा होगा कि V को अलोंग x एक्सिस लेंगे और I को अलोंग y एक्सिस लेंगे। तो अब भी हमारे पास स्लोप तो ऐसे ही मिलने वाला है, ओहम स्लोप के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये थीटा, ये स्लोप है। स्लोप क्या होगा? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो अब y में क्या है? I, और x में क्या है? वोल्टेज। ठीक है, तो अब आप देखें कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, R इज इक्वल टू V ओवर I होता है। तो बेटा मैं यहां पे क्या देखूं कि I ओवर B का मतलब है 1 ओवर R, क्योंकि उल्टा है ना, ये V ओवर I होता है R, तो I ओवर V क्या होगा? 1 ओवर R। मतलब स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? 1 ओवर R। बेटा यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे ध्यान रखने वाली बात है। आप देखो स्लोप इन केस व्हेन द पोटेंशियल इज गिवन ऑन x एक्सिस एंड करंट इज गिवन ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो स्लोप है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। अब वही क्वेश्चन मैं दोबारा दूं, मैं पूछूं आपको कि ये बॉडी A है और ये बॉडी V है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो अब बेटा जिसकी स्लोप बड़ी होगी, मतलब यहां पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, किसका अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो स्लोप छोटी होनी चाहिए। तो किसकी स्लोप छोटी है? A की स्लोप छोटी है और B की, जिसका थीटा छोटा है उसकी स्लोप छोटी है, और जिसका थीटा बड़ा है उसकी स्लोप बड़ी है। लेकिन इसके केस में जिसका थीटा बड़ा था उसकी स्लोप बड़ी थी, क्योंकि स्लोप यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी रेजिस्टेंस के। लेकिन इस केस में स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। क्लियर? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बेटा इस केस में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? मटेरियल A का। मटेरियल A हैव मोर रेजिस्टेंस देन मटेरियल V। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलें। अब ना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको नोट कर ले। क्वेश्चन देखें, चलिए ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब आपको बोलता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट क्या होगा? आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू 1 ओम। आपने भी फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, सो R इज इक्वल टू V ओवर I। अभी पढ़ा फॉर्मूला। ठीक है, 1 ओम का मतलब है ये वैल्यू 1 आनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए अक्रॉस द कंडक्टर, और जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल है वो कितना एम्पियर करंट प्रोड्यूस करे? 1 एम्पियर। इट मींस 1 ohm is that resistance of the material when 1 volt potential difference applied across the end of the conductor and it produced 1 ampere current through the conductor. That is known as 1 ohm. Is that clear? तो बेटा आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।